अभी इनको पता नहीं है कि नेचुरल सुप्रीमेसी में कितनी ताकत है। लेट देम नो। इन लोगों को आपको बताना पड़ेगा गाइस कि क्या ताकत है हम में। इनको बता दो 10 और 11 तारीख को, 10-11 तारीख प्रगति मैदान दिल्ली में, जून में। इनको दिखा दो कि हमारी व्यूअरशिप क्या है, हमारे स्पेक्टेटर्स की व्यूअरशिप क्या है, हमारे एथलीट्स में कितना पावर है, हमारे जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हमारे साथ जुड़े हैं हम में कितनी ताकत है। शेयर एवरीथिंग। मतलब इन लोगों को ये लगता है कि हमको बांध सकते हैं। अब मुझको थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ, राइट? आई नो दिस इज अ रैंट वीडियो, आई एम आस्किंग अ लॉट। रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूं मैं, आई एम नॉट डूइंग रिक्वेस्ट, आई एम गिविंग यू ऑर्डर। ठीक है, पार्डन माई लैंग्वेज, दिस इज एन ऑर्डर, डू दिस। अगर ये नहीं करोगे तो बहुत खतरे में आ जाएगी ये नेचुरल बॉडी बिल्डिंग जो हम करना चाह रहे हैं। जीत सलाल की आवाज पे ढेर सारे एथलीट्स 10 जून को एचएसएफ एक्सपो के सीजन 2 में पहुंचते हैं, इस उम्मीद से कि पिछले साल की तरह इस साल कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी, बल्कि एचएसएफ की मैनेजमेंट और तैयारी और स्ट्रिक्टनेस के साथ शो को चलाएगी। एथलीट्स सुबह से ही पहुंचना शुरू हो रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, टेस्टिंग के लिए सैंपल्स दे रहे हैं और इस बार स्पेशली यूरिन सैंपलिंग के लिए बेहतर सिक्योरिटी भी है और लग रहा है कि इस बार सेटअप बुलेट प्रूफ है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को न थी। एसी बंद कर दिया। बिल्कुल मत करना, सब कुछ बंद कर दिया। टैन में पानी मिला रखा था इस टैन में पानी। इतने पैसे खाए, बहुत ज्यादा पैसे खाए लोगों के। भैया क्या होगा हम लोग चीट कर गया, खा गए पैसे 20,000 रुपए। कोई भी बंदा डिमोटिवेट होके इनहेंस तो बनेगा ही। पानी के लिए अलग से चार्जेस ले रहे हैं। और भाई अगर ये नेचुरल शो ऐसे होते हैं ना तो इंडिया में नहीं होने चाहिए। एथलीट्स का कहना था कि पुअर मैनेजमेंट की वजह से वक्त पे शो को शुरू नहीं किया गया, जिससे उनकी पीक खराब हुई। जबकि एचएसएफ की मैनेजमेंट के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स की वजह से शो अफेक्ट हुआ। यहां गलती किसकी है? देखें, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, किसी भी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हो, उसके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को, उसके सिक्योरिटी राउट को हमेशा सीक्रेट रखा जाता है, उसको कभी भी ओपन नहीं किया जाता और वो विद सब्जेक्ट होता है टू चेंज एनी सिंगल टाइम, कभी भी। सो अगर इसकी वजह से उस शो को रोका गया तो सर आप तो क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उस वक्त प्रीमियर की जो सिक्योरिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और कुछ नहीं। लेकिन आई एम अमेज कि जिस तरह से एथलीट्स ने इस पर रिएक्ट किया है। ये कहना कि हमारी तो पीक मिस हो गई एंड हम तो बहुत महीनों से प्रैक्टिस कर रहे थे, तो इस हवाले से आपको एक एग्जांपल देता हूँ। काफ़ी टाइम से एक टेस्ट मैच का वेट हो रहा था, बड़े टेस्ट मैच की तैयारी हो रही थी, महीनों से तैयारी हो रही थी, स्टार बैट्समैन थे, सब बड़े बड़े नाम थे। जैसे ही टेस्ट मैच शुरू हुआ तो पहले जो टीम आई बैटिंग करने टेस्ट मैच में, उनके एक स्टार एथलीट से, उनके एक स्टार क्रिकेटर से, एक स्टार बैट्समैन से बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें थी कि यार ये तो आज कुछ करेगा। लेकिन जैसे ही वो बंदा बैटिंग करने आता है, पहली बॉल पे वो आउट हो जाता है। उस दिन के अख्ताम पे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उनसे पूछा जाता है कि सर आपके लिए लोग 6-6 महीने पहले से टिकट खरीद के बैठे हुए थे, या आपने क्या किया, ऐसा क्या हो गया कि आप पहली बॉल पे आउट हो गए? तो आगे से उसने कहा कि जी ये जो पिच थी ये बहुत ही डेडली थी, डेडली फॉर बैट्समैन, बैट्समैन्स नाइटमेयर, स्विंग बहुत हो रहा था, बाउंस, और 1,500 उसने और रीजंस दे दिए। अगले दिन जब गेम शुरू होता है तो उसी टीम का जो डाउन दी ऑर्डर, जो 7वें नंबर वाला बैट्समैन था, उसने सेंचुरी जड़ दी। यानी इससे हमें ये साबित हुआ और इससे ये पता चला कि आपको फेवरेबल कंडीशंस की ज़रूरत नहीं होती खुद को प्रूफ करने के लिए, आपको आइडियल सर्कमस्टेंसेस की ज़रूरत नहीं होती अपने टैलेंट दिखाने के लिए, अपने आप को मनवाने के लिए। अगर एक पिच एक बैट्समैन के लिए ख़राब है तो वो दूसरे बैट्समैन के लिए भी ख़राब है। सिमिलरली अगर एक एथलीट का, एक बॉडी बिल्डर की, अगर उसकी पीक मिस हुई तो सर वही चीज़ फिर बाकियों पे भी अप्लाई होती है, बाकी बॉडी बिल्डर्स की भी पीक मिस हुई। फिर अगले दिन जितने पेंडिंग कॉम्पिटिशन्स रह गए थे उन्हें पूरा किया जाता है, शो को स्मूथली चलाया जाता है कि अब कोई गड़बड़ की गुंजाइश नहीं। लेकिन हकीकत यह है कि ना चाहते हुए भी एचएसएफ एक्सपो 2023 कंट्रोवर्सी की नजर हुआ। कंट्रोवर्सी शो के साथ खत्म नहीं हुई, बल्कि शो के बाद और बढ़ गई जब ड्रग टेस्टिंग रिजल्ट्स अनाउंस हुए। और ड्रग टेस्टिंग रिजल्ट्स के हिसाब से 5 ऐसे एथलीट्स थे जिनको अंडर रिव्यू रखा जाता है, जबकि एक ऐसा एथलीट था जिसको 6 साल के लिए बैन कर दिया गया। जिसे बैन किया जाता है वो कोई और नहीं बल्कि एचएसएफ के स्टार एथलीट रोहित चौहान निकलते हैं। जबकि जिन एथलीट्स को अंडर रिव्यू रखा जाता है उनमें एक नाम डियोन दे सिल्वा का भी निकलता है, जो एचएसएफ के फेस माने जाते हैं।
ये वही दो एथलीट्स हैं जिनको लेके पास्ट में जीत सलाल का कुछ ये नैरेटिव था। Do you believe that these guys are natural? अगर ये टेस्टिंग नहीं भी हो रहा होता ना, नहीं भी हुआ होता ना, तो भी आई वुड हैव सेड यस। इन दोनों एथलीट्स पे इससे पहले इस चैनल पे ऑलरेडी बात हो चुकी है। जब आप रोहित चौहान की बात करते हैं सो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर ड्रग टेस्टिंग में उनका डोप टेस्ट पॉजिटिव आ जाना और उनका बैन हो जाना, इसको लेके उनका क्या नैरेटिव है, जस्ट वॉच दिस आउट। भाइयों, मेरा अभी तक चुप रहने का सिर्फ इतना सा रीज़न था कि मैं अभी तक खुद ही नहीं प्रोसेस कर पा रहा था चीज़ें कि भाई ये सब्सटेंस मेरी बॉडी में आया कैसे। बट मेरी जैसी मेरे को ये मेल आई थी टीम से, मैंने उनसे सिर्फ एक ही डिमांड करी कि मेरी रीटेस्टिंग होनी चाहिए, ये बहुत गलत चीज़ है। तो रीटेस्टिंग के लिए उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। अब बंदा अपनी इनोसेंस कैसे प्रूव करेगा, यही तरीका है कि उसकी रीटेस्टिंग करी जाए। या तो उनकी सैम्पलिंग में गलती हुई है या किसी ने छेड़छाड़ करी थी, ठीक है, या ये अब मुझे नहीं पता, ये नहीं पता मुझे ये मार्केटिंग की में क्या है, या फिर मेरे फूड में या किसी ड्रिंक में किसी ने कुछ अडल्ट्रेशन करी कंपटीशन से पहले। किसी पे भरोसा ही नहीं होता भाई, किसी का नहीं भरोसा कर सकते, आउट ऑफ जेलसी कोई कुछ भी कर सकता है। बट कोई नहीं, आने वाले टाइम में और शोज़ भी हैं, इनमें दोबारा से मैं कम्पीट करूँगा उससे भी बेटर कंडीशन में। अब एक साल मैंने इंप्रूवमेंट को देना अपने। ये पहली बार नहीं हुआ कि जब कोई एथलीट पकड़ा जाए तो वो खुद को बचाने के लिए कंस्पिरेसी थ्योरीज का सहारा ना ले। ऐसी एग्जांपल्स पहले भी मौजूद हैं। YouTube वीडियो पे जिस दिन मेरा शो हुआ, सिर्फ जय श्री राम के कमेंट काउंट कर लेना, तो किसने देखा वो लाइव? हिंदुस्तान ने देखा। और तुम उसके बाद क्या कर रहे हो? हिंदुस्तान के एथलीट को नीचा दिखा रहे हो। क्यों? एक ही ऐसा बंदा जो पैट्रियोटिक होकर वहाँ पे तिलक लगा के जा रहा है, अपने धर्म का प्रचार कर रहा है, अपने देश का प्रचार कर रहा है, अमरीकी कैसे होने देगा? अमरीकी कैसे होने देगा? जो मेटाबोलाइट पकड़ा गया है रोहित की ड्रग टेस्टिंग में, उसको आप फ्लूऑक्सीमेस्ट्रोन या फिर हेलोटेस्टिन या फिर हेलो के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये एक बैन सब्सटेंस है वाडा की लिस्ट में, जिसकी वजह से किसी भी तरह से अगर आपकी बॉडी में इन या आउट ऑफ कंपटीशन अगर ये मिल गया सो यूर लाइक गॉन। एंड दैट इज वाई उसको इस चीज़ पे बैन किया गया है। क्यों? क्योंकि ये एक तरह का टेस्टोस्टेरोन डेरिवेटिव है। जब आप रोहित की बात करते हैं सो इनफैक्ट किसी भी एथलीट की बात करें तो ऐसा क्या रीज़न होगा जिसकी वजह से वो हेलो जैसे सब्सटेंस को यूज़ करेगा? उसकी वजह है एक हार्ड, ग्रेनी और एक ड्रायर लुक जो कि लोग कॉन्टेस्ट से कुछ दिन पहले, चंद हफ्ते पहले इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है, अग्रेसिव होता है आपकी बॉडी पे, तो इसको बहुत ही ज़्यादा लंबे ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। दैट इज़ वाई क्लोज टू कॉन्टेस्ट यानी 2-3 हफ्ते पहले इसको इस्तेमाल किया जाता है और बाद में इससे जान छुड़ा ली जाती है। मुझे हैरत है कि इतना अग्रेसिव सब्सटेंस किसी की बॉडी में पकड़ा जाए ब्लड टेस्टिंग या फिर ड्रग टेस्टिंग के दौरान, और स्टिल दे आर ट्राइंग टू प्रूव देमसेल्व एज इनोसेंट कि हमें नहीं पता ये कैसे आया, हमें नहीं पता ये कैसे मिल गया, उन्होंने गड़बड़ कर दी होगी एंड ऑल दैट। आई मीन दे आर स्टिल ट्राइंग टू फूल द ऑडियंस, द पब्लिक। और यहाँ तक मैं लिटरली जीत सलाल और उनकी सारी टीम को दाद दूंगा कि उन्होंने जैसे ही इसका डोप टेस्ट में कोई भी एनॉमली मिली उसको पकड़ा, वहीं पे उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया कि चलो भाई निकलो यहाँ से, कितने ही बड़े तुम एथलीट क्यों ना हो, यूर लाइक गॉन। इस चीज पे लिटरली उनको दाद देनी बनती है, लेकिन सिर्फ यहां तक, क्योंकि देखें ऐसी एग्जांपल्स आपको अपने स्टार एथलीट्स के केस में देखने को बहुत ही कम मिलती हैं। लेकिन इसके बाद जो गलतियां एचएसएफ की तरफ से हुई, जो ब्लंडर्स उनकी तरफ से हुए, उसकी भी एग्जांपल्स कहीं नहीं मिलती। जिन एथलीट्स को अंडर रिव्यू में रखा जाता है उनमें एक नाम डेओन द सिल्वा का भी था, और इनके ब्लड में एक सर्म पकड़ा जाता है। एक एथलीट, एक बॉडी बिल्डर सर्म का इस्तेमाल क्यों करेगा? सर्म मीन्स सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, यानी वो उस वक्त करेगा या इसके डिप्लॉयमेंट की जरूरत उस वक्त आएगी जब किसी को अपने एस्ट्रोजन या एस्ट्रोडाइल लेवल से प्ले अराउंड करना। यानी आपकी बॉडी का एक बैलेंसिंग मैकेनिज्म है कि जब आपकी बॉडी टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करती है तो उसका कुछ हिस्सा कन्वर्ट होता है एस्ट्रोजन में। यानी अगर किसी को एस्ट्रोजन से इश्यूज हैं सो ऑफ कोर्स वो सर्म का डेफिनेटली इस्तेमाल करेगा। सर्म का इस्तेमाल अमूमन बॉडी बिल्डर्स करते हैं जब बहुत ही ज़्यादा कोपियस अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन या बहुत ही ज़्यादा ठोकरें इंजेक्शन टेस्टोस्टेरोन पे टेस्टोस्टेरोन लिए जा रहे हैं, तो एक बड़ा पोर्शन उस टेस्टोस्टेरोन का कन्वर्ट हो जाता है इनटू एस्ट्रोजन। ठीक है, अब जब कन्वर्ट होता है सो आपका जो ब्रेस्ट टिश्यू डेवलपमेंट है, जो रिसेप्टर साइड है वहाँ पे उस एस्ट्रोजन की, जाहिर है वो एस्ट्रोजन वहाँ तक पहुँचता है। जब वहाँ तक पहुँचता है सो एक बैलेंसिंग मैकेनिज्म है उस यानी बिटवीन टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, और जैसे ही एस्ट्रोजन वक्त से ज़्यादा या ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए सो गाइनो डेवलपमेंट बॉडी बिल्डर्स फेस करते हैं। इसको रोकने के लिए गाइनो डेवलपमेंट, वो जो ग्लैंडुलर टिश्यू डेवलपमेंट होती है, उसको रोकने के लिए सर्म्स डिप्लॉय किए जाते हैं। वो क्या करते हैं? वो ये करते हैं कि आपका जो रिसेप्टर साइट है एस्ट्रोजन की टूवर्ड्स योर ब्रेस्ट टिश्यू, वो वहाँ पे जाके विराजमान हो जाते हैं, वो बैठ जाते हैं।
और जो इनकमिंग एस्ट्रोजन होता है वो उसको धक्का मार के ठुड्डे मार के उसको निकाल देते हैं कि जाओ यहाँ से, हम तुम्हें नहीं डेवलप होने देंगे, भाग जाओ। जिसकी वजह से वो जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो रही होती है वो रुक जाती है, जितनी बन चुकी होती है वो बन चुकी होती है और वो रुक जाती है। और यही वजह है कि सर्म्स को जो ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनको भी दिया जाता है, क्योंकि वो रिसेप्टर साइट पे विराजमान होकर वो जो ग्लैंडुलर वो जो टिश्यू डेवलपमेंट होती है उसको कंप्लीटली उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर देता है। जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जो सीरम एस्ट्रोडाइल लेवल्स होते हैं, क्योंकि अब वो एक तरह से कंज्यूम नहीं हो रहे, यूज नहीं हो रहे, क्योंकि यू हैव सर्म डिप्लॉयड देयर। सो एज अ रिजल्ट आपकी बॉडी एक्सपीरियंस करती है एन एलिवेशन ऑफ एस्ट्रोडाइल इन योर सीरम। और इस शक की वजह से डियोन को अंडर रिव्यू रखा गया कि हो सकता है इसने सर्म डिप्लॉय किए गए हों इसके केस में, क्योंकि इसने कोई हैवी एंड्रोजन साइकिल ली हो। उसके बाद क्या होना था, लोग रोहित चौहान और डियोन डे सिल्वा को एक ही लाठी से हाँकने लगे और डियोन पब्लिक क्रिटिसिज्म का जवाब देते देते एग्जॉस्ट हो गया। मैं क्या बोल रहा है कि अभी जो मतलब लोग ऑलरेडी डिसाइड कर दिया, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है, गालियाँ वालियाँ दे रहे हैं, वीडियोस डाल रहे हैं, फेक नेट एंड उन्होंने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है। मुझे 1% भी ऐसा मेरा आया कि मैं क्लीन नहीं हूँ, ठीक है, मैंने कुछ तो यूज़ किया, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस हो, ठीक है, बॉडी बिल्डिंग में यूज़ होने वाला कोई भी सब्सटेंस हो, ठीक है, बॉडी को फायदा देने, वो अगर मैंने यूज़ किया तो आप लोग मुझे गालियाँ दो चलेगा, मैं भी मैं क्योंकि ऐसा कुछ रिजल्ट आया तो मैं खुद वैसे भी छोड़ दूंगा, ये मेरा खुद विश्वास हो जाएगा हर चीज़ के ऊपर से, मैं खुद बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन वगैरह मतलब छोड़ दूंगा। लेकिन फिर क्या हुआ, थोड़े दिन बाद ये पता चलता है कि डियोन इज एब्सोल्युटली क्लियर, कुछ भी नहीं हुआ। और उसके साथ साथ बहुत से और एथलीट्स भी थे, उनको भी क्लियर कर दिया जाता है। एचएसएफ की तरफ से डियोन के लिए ऑफिशियल स्टेटमेंट आती है कि ड्यू टू जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस की वजह से इनकी बॉडी में एस्ट्रोडाइल रेफरेंस रेंज से कहीं ज्यादा आया। यानी जितने दिन ये रिव्यू चलता रहा, एथलीट्स को एक ट्रॉमा के स्टेट में रखा गया। वो एचएसएफ जो कि एथलीट्स को इस बेस पे डिस्क्वालीफाई कर दे कि उन्होंने एचएसएफ के ब्रांड नेम को डिफेम करने की कोशिश की, और जिनकी टर्म्स एंड कंडीशंस में ये वाज़ेह मेंशन है कि किसी भी किस्म की हैरेसमेंट अगर एथलीट कंडक्ट करता है तो एचएसएफ उसे डिस्क्वालीफाई करने की अथॉरिटी रखता है। लेकिन जब एचएसएफ के हेल्ड फॉर रिव्यू डिसीजंस की वजह से एक एथलीट डिफेम होता है, उसको गालियां पड़ती हैं, पब्लिक हैरेसमेंट और साइबर बुलिंग का सामना करना पड़ता है, और जब उसे एचएसएफ की तरफ से कोई जवाब ना मिले, जीत सलाल की तरफ से कोई भी जवाब के मैसेजेस उनको ना मिले, और जब वो सवाल करे कि भाई आखिर ये क्या हो रहा है, तो फिर आगे से ये स्टेटमेंट आती है। किसी भी प्लेटफॉर्म में आप जा रहे हो तो इट्स बिगर देन एनीबडी। तो वो रिस्पेक्ट कैसे डेवलप होगी अगर आप खुद को ही प्लेटफॉर्म से बड़ा समझेंगे? तो हाउ कैन यू थिंक योरसेल्फ बिगर देन द प्लेटफॉर्म? मतलब याद करिए वो दिन जब एचएसएफ पहली बार आया था, तो ऑल द पार्टिसिपेंट्स, एवरीबडी, जितने भी लोग वहां पे थे, दे वर नोबडी न्यू देम, बट दे न्यू जीत सलाल। मुझे जानते थे ना, और मैं अगर कुछ स्टार्ट कर रहा हूं तो ये क्रेडिबिलिटी के साथ ही तो लोग वहां पे जुड़े थे। एचएसएफ के लिए इंडियन सोसाइटी रेडी नहीं है। I will be continuing HSF in other countries like Australia, Indonesia, दूसरे दुबई में भी, दूसरे कंट्रीज में, थाईलैंड में, बट आई एम नॉट श्योर कि हम इसको इंडिया में कंटिन्यू कर पाएंगे। ऐसा क्यों है कि लोग एचएसएफ को मौका नहीं देना चाह रहे? ऐसा क्यों है कि जब भी कोई गलती एचएसएफ की तरफ से होती है तो वो एकदम से हाईलाइट हो जाती है? उसकी वजह है, जब आप अपने प्लेटफॉर्म को छोड़ के उसकी बुलेट प्रूफिंग करने के बजाय दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे उंगलियां उठाएंगे, इनहेंस पावर लिफ्टिंग पे बात करें, इनहेंस बॉडी बिल्डिंग या फिर इनहेंस स्पोर्ट को जब आप निशाना बनाएंगे, तो सर आप ना चाहते हुए भी एक ऐसी ऑडियंस को अपना दुश्मन बना लेते हैं जिसका डायरेक्टली तो उस स्पोर्ट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्योंकि वो उन एथलीट्स को उस स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड जो एथलीट्स हैं उनको अपना आइडल मानते हैं, उनको अपना खुदा मानते हैं, उनको आंखें बंद करके फॉलो करते हैं, उनकी तस्वीरें अपने आईजी, अपने वॉलपेपर्स, अपने जिम्स में देखते हैं। सो ना चाहते हुए भी आप कहीं ना कहीं उनको टारगेट कर रहे होते हैं और एज अ रिजल्ट वो आपके दुश्मन बन जाते हैं। आज से साल डेढ़ साल पहले जब ये एचएसएफ का पूरा सेटअप शुरू हो रहा था, तो मैंने एक बात करी थी इंफ्रास्ट्रक्चर की कि जी आपको एक सक्सेसफुल नेचुरल ड्रग टेस्टिंग कंपटीशन चलाने के लिए एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और सिर्फ वो इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रग टेस्टिंग से रेलेवेंट नहीं हो। ड्रग टेस्टिंग तो सर एक उसका कंपोनेंट है। इवेंट मैनेजमेंट, एथलीट सपोर्ट प्रोग्राम्स, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके लिए आपको मास्टर्स की ज़रूरत नहीं है। इट्स नॉट लाइक कि आप मास्टर्स इन किनेसियोलॉजी हैं या फिर मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन हैं तभी आप बॉडी बिल्डर बन सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हर जगह, हर रंग, नस्ल, तबका
कोई पढ़ा लिखा है नहीं है, सब लोग आते हैं इस बॉडी बिल्डिंग में पैशन के तौर पे। तो जाहिर है उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं पता कि सप्लीमेंट कंटेमिनेशन, एडल्ट्रेशन क्या होती है, और उनको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, उनको फंसाया जा सकता है। तो उनकी एजुकेशन के लिए एथलीट सपोर्ट प्रोग्राम सारी दुनिया में, इनफैक्ट जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पे होते हैं। उस वीडियो में मैंने वहाँ पे बात की थी। तो आपको सर एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ना सिर्फ ड्रग टेस्टिंग के लिए, ना सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट के लिए, कस्टमर सपोर्ट, एथलीट सपोर्ट प्रोग्राम। और सर इसमें सालों लगते हैं, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में सालों लगते हैं। आपको किसी दूसरे स्पोर्ट को गिराने की ज़रूरत नहीं है अपना स्पोर्ट उठाने के लिए। सर झुकाएं और अगले 10 साल काम करें, एंड द रिजल्ट्स विल स्पीक फॉर देमसेल्व्स। आपको किसी को गिराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए। That's it. So these were some of my thoughts for this year's HSF Expo. Apologies again, इतनी वीडियो देर में डालने के लिए। I've been like struggling for a while, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको किसी ना किसी तरह से इसको फिक्स कर लूँ, इसको सॉर्ट आउट कर लूँ। और जब तक ये नहीं होता, प्लीज़ bear with me. Alright guys, see you.